हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 44 एडी के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेक्शन 44 एडी क्या है, इसकी बेनिफिट किसको मिलेगी, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी बिजनेस इनकम है, ये याद रखिएगा, सेक्शन 44 एडी वही ऑप्ट कर सकता है, वही ले सकता है जिसकी बिजनेस इनकम है। अगर आपकी कहीं और से इनकम है, जैसे सैलरी से इनकम हो गई, इंटरेस्ट से इनकम हो गई, इसके अलावा कैपिटल गेन यानी शेयर मार्केट वगैरह से भी इनकम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस इनकम होनी चाहिए। अगर बिजनेस इनकम नहीं है, बाकी जगह से इनकम है, तो आप इस सेक्शन को नहीं ले सकते हैं। बिजनेस इनकम होना मैंडेटरी है इस सेक्शन को लेने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको कौन से फॉर्म मिलेंगे फाइल करने के लिए, अपनी बिजनेस इनकम दिखाने के लिए। तो आपको दो फॉर्म मिलेंगे जिसमें आप सेक्शन 44 एडी को चूज कर सकते हैं, एक ITR 3, दूसरा ITR 4। नॉर्मली जो सेक्शन 44 एडी के लिए फॉर्म यूज होता है वो ITR 4 यूज होता है, क्योंकि ये इजी फॉर्म है और इसी के लिए ही बनाया गया, इस सेक्शन को ध्यान में रखते ही हुए ITR 4 बनाया गया है। और मोस्टली जो लोग भी सेक्शन 44 एडी लेते हैं और उसमें अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो वो लोग ITR 4 ही चूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ITR 3 में सेक्शन 44 एडी नहीं ले सकते, वहां पर भी इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। अब क्यों आप ITR 4 को छोड़कर आप ITR 3 में जाएंगे, ये भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि सेक्शन 44 एडी की बेनिफिट क्या है। देखिए, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आपके लिए मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो अगर आप सेक्शन 44 एडी लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़कर 2 करोड़ से ज्यादा है तब आप सेक्शन 44 एडी नहीं ले सकते हैं। एक एक्सेप्शन को छोड़कर मैं बोल रहा हूं, 2 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है और अगर आप उसमें मानकर चलिए जो आपने सेल की है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल की जो वैल्यू, जो भी आपने पूरे साल के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी आपने सेल की है विदाउट GST, उसको ही टर्नओवर कहा जाता है। उसकी जो टोटल फिगर आती है उसको ही टर्नओवर कहा जाता है। वो टर्नओवर अगर आपकी 2 करोड़ तक है तो उस केस में अगर आपने जो उस सेल को कर रिसीव किया है वो कैश रिसीव किया है, यानी आपने कैश में सेल की है, तो अगर मानकर चलते हैं हम आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके लिए तो 2 करोड़ तक आप इस सेक्शन में रह सकते हैं। 1 करोड़ टर्नओवर है और आपने सारा का सारा जो मतलब सेल किया वो कैश में किया है, तो इस केस में आपको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कम से कम 8% प्रॉफिट दिखानी पड़ेगी। सेक्शन 44 एडी में आपको 8% प्रॉफिट दिखानी पड़ेगी। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप कितनी भी दिखा सकते हैं, जितनी आपकी एक्चुअल है वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन 8% से आप कम नहीं दिखा सकते, अदरवाइज आप इस जो सेक्शन है इससे बाहर हो जाएंगे, ऑप्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है। और अगर मानकर चलिए दूसरे केस को हम लेते हैं कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है और आपकी जो पेमेंट रिसीव हुई है आपको वो सारी की सारी बैंक अकाउंट में रिसीव हुई है, यानी आपको NEFT, RTGS, UPI, अकाउंट पे ही चेक, फंड ट्रांसफर, इन सारे ऑप्शंस के थ्रू अगर आपको पैसा रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट में, तो आप 6% की भी प्रॉफिट दिखा सकते हैं। उससे ज्यादा दिखा सकते हैं, उससे कम नहीं। डिजिटल के केस में 6%, कैश के केस में 8%, दोनों अगर मिक्स है और अगर आप बायफर्केट कर सकते हैं तो जितना डिजिटल है उसके लिए 6%, जितना कैश है उसके लिए 8% आप टर्नओवर दिखा सकते हैं। और फॉर्म्स के अंदर भी आपको ऑप्शंस मिलता है दोनों टर्नओवर को अलग अलग दिखाने का। मानकर चलिए किसी के 1 करोड़ टर्नओवर है, उसमें से 50 लाख कैश का है, 50 लाख डिजिटल का है, तो 50 लाख के ऊपर वो 6% प्रॉफिट दिखा सकता है, 50 लाख के ऊपर 8% प्रॉफिट दिखा सकता है। ठीक है। लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा करते नहीं है। जिन लोगों की कैश में रहती है और साथ में बैंक में रहती है, तो उतना अगर वो लोग बायफर्केट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सेक्शन क्या बोलता है, ये सेक्शन बोलता है जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन कर पाते, इनकम टैक्स में जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में सीधा गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि छोटे व्यापारी हैं, आप एक काम करो, 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो आप एक काम करो, 8% या 6% अपनी प्रॉफिट दिखाओ टर्नओवर के ऊपर और आप फ्री हो जाओ। यानी आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना और हम कुछ पूछेंगे भी नहीं। आप 8% दिखाओ, 6% दिखाओ, या अगर उससे ज्यादा अगर आपको पता है एक्चुअल जो भी आपकी प्रॉफिट है वो दिखाओ और रिटर्न फाइल करो, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ठीक है। तो मोस्टली लोग इसीलिए इस सेक्शन को चूज करते हैं क्योंकि इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी टर्नओवर के ऊपर सीधा 8 या 6% आप प्रॉफिट दिखाकर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। और यहां पर मैंने ये भी बोला कि अगर आपके टर्नओवर है जैसे
कैश की और डिजिटल की, तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि मेनली लोग इसे बाइफरकेट करके नहीं डालते हैं, सीधा सीधा पूरी टर्नओवर को कैश में मानते हुए 8% दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास इतना टाइम है या जिसके सीए या लॉयर के पास टाइम है कि वो बाइफरकेट करके दिखा सकते हैं, तो वो लोग दिखाते हैं, 6-8 करके दिखा देते हैं, ठीक है। आप 8% से ज्यादा दिखा सकते हैं अगर आपको एक्चुअल आपकी प्रॉफिट पता है तो इस सेक्शन की बेनिफिट क्या मिली आपको? पहली बेनिफिट मिली कि ITR 4 आपको फॉर्म मिला, जो कि बहुत इजी फॉर्म है, जिसमें बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मांगी जाती है, वो फॉर्म आप भरेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, आप अपने टर्नओवर का 8 या 6% प्रॉफिट दिखाकर निकल सकते हैं। सिर्फ एक केस में कुछ लोग पकड़ा जाते हैं, जैसे मानकर चलिए कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें आपका एक्सपेंडिचर कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है, जैसे 100 रुपए आपने कमाए तो मानकर चलिए 60-70 रुपए आपके क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस सेक्शन को ले लेते हैं और ये दिमाग में धारणा रखते हैं कि 8% सरकार बोल रही, बोलिए हम कुछ पूछेंगे नहीं तो 8% ही दिखा दो, बात खत्म। नहीं, वहां पर अगर आपका जो ट्रांजैक्शन वो अगर बैंक के थ्रू मोस्टली होता है, यानी जो पैसे रिसीव करते हैं वो बैंक के थ्रू करते हैं, तो उस केस में आप कभी भी पकड़ा जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि वो जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रैक हो रही हैं कि आपको कितना पैसा है, आपने कितना खर्च किया। मान लीजिए बैंक में 100 रुपए है और आपने खर्च 1 रुपए भी नहीं किए या 10 रुपए खर्च किए, सपोज कीजिए आपने 10 रुपए खर्च किए, 90 रुपए बच गए, लेकिन आपने 8% दिखा दिया, यानी 8 रुपए कमाई दिखा दिया। टर्नओवर मान लीजिए 100 रुपए है तो 8 रुपए आपने कमाई दिखा दिया, आपके बैंक में तो 90 रुपए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जहां पर आपका वो जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रैक हो सकता है और जिसमें ये पता चल जाए कि आपने 8% कम दिखाया है, तो उस केस में आप पकड़ा सकते हैं। अदरवाइज जो लोग कैश वगैरह में करते हैं उनके केस में तो पकड़ाना इम्पॉसिबल है, मतलब कुछ रिकॉर्ड्स मिल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं पकड़ाते हैं। तो नॉर्मली माना जाता है कि आपकी जो टर्नओवर है आप उसका 8 या 6% दिखा दीजिए। और साथ में गवर्नमेंट ने इसीलिए बोल के रखा है कि अगर आपको पता है कि आपकी एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है 8% से, तो आप वो दिखा दीजिए। तो वो अब आपकी ईमानदारी के ऊपर है कि आप दिखाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये इस सेक्शन की बेनिफिट है, ठीक है, इसीलिए लोग इसे चूज करते हैं। अब यहां पर बात समझिएगा, ITR 4 किसके लिए बनाया गया है? सेक्शन 44 AD के लिए मेनली बनाया गया है। और जो लोग बिजनेस करते हैं सेक्शन 44 AD को चूज करते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वो लोग ITR 4 ही चूज करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि तब ITR 3 में इस ऑप्शन को क्यों दिया गया? मैं बता रहा हूं। जैसे अगर मानकर चलिए आपकी कैपिटल गेन इनकम हो गई, किसी ईयर में आपकी कैपिटल गेन इनकम हो गई, लेकिन आप सेक्शन 44 AD को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बात समझिएगा। मान लीजिए आप 3 साल से सेक्शन 44 AD लेते आ रहे थे और ITR 4 फाइल करते आ रहे थे। अचानक आपने किसी साल शेयर मार्केट वगैरह में डिलीवरी में, जैसे आप लोग शेयर लेके रखते हैं ना एक दिन से ज्यादा, जिससे होल्ड करते हैं, और फिर आपने बेचा तो आपको STCG हुआ, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप ITR 4 में इसे डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर कैपिटल गेन डालने का कोई ऑप्शन नहीं होता ITR 4 में। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सेक्शन 44 AD से ऑप्ट आउट ना हूं, यानी बाहर ना निकलूं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो आपके साथ कुछ चीजें होंगी जो आपको वो फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप सेक्शन 44 AD को एक बार छोड़ देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, वो आगे मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसी वजह से आप सेक्शन 44 AD को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको अच्छा भी लगता है सेक्शन 44 AD में रिटर्न फाइल करना, आपके लिए सहूलियत भी होती है, और दूसरी बात आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उस केस में ITR 3 में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सेक्शन 44 AD लेकर आप अपनी बिजनेस की इनकम भी दिखा सकते हैं और साथ में कैपिटल गेन की इनकम भी वहां पर आप दिखा सकते हैं। तो इस केस में सिर्फ ITR 3 फाइल होता है सेक्शन 44 AD के केस में। जब आपकी कोई कैपिटल गेन इनकम होती है और आप सेक्शन 44 AD को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप ITR 3 फॉर्म को चूज करते हैं, अदरवाइज आप ITR 4 जो फॉर्म है उसके अंदर ही सेक्शन 44 AD को लेते हुए रिटर्न फाइल करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि सेक्शन 44 AD की क्या बेनिफिट है और किस सिचुएशन में आप ITR 3 फॉर्म में जाते हैं सेक्शन 44 AD को चूज करते हुए। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि सेक्शन 44 AD ही क्यों लेना, हम नॉर्मल भी तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ITR 3 में आपके पास 3 तरीके की रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन है। ITR 4 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सेक्शन 44 AD लेते हैं तो ही आप ITR 4 चूज करें। अगर बाकी ऑप्शंस के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास ITR 3 का ऑप्शन है। एक है सेक्शन 44 AD को लेते हुए रिटर्न फाइल करना ITR 3 में, दूसरा है कि अगर आपकी जो बिजनेस के केस में जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे है, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना है किसी भी केस में, तो आप नो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन वाला ऑप्शन लेकर कर सकते हैं, या 25 लाख से नीचे टर्नओवर है किसी भी साल में
प्रीवियस किसी भी साल में या जो करंट ईयर उसमें भी 25 लाख से नीचे टर्नओवर है, दोनों में से कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एक 2.5 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम और 25 लाख की टर्नओवर, दोनों में से कोई भी लिमिट किसी भी साल में अगर क्रॉस हुई तब आप वो ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं होती है, जो सेक्शन 44 डबल ए में शायद आती है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बिजनेस के केस में, ये अगर लिमिट क्रॉस नहीं होती है और आपको रिटर्न फाइल करना भी आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब कुछ ऐसी जरूरत आ गई बैंक से लोन लेना या कुछ ऐसा केस आ गया और आप इजी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं ITR 3 में, यानी आप डिटेल ज्यादा नहीं देना चाहते, नॉर्मल रिटर्न नहीं फाइल करना चाहते, सेक्शन 44 AD को भी नहीं लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास नो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन वाला भी ऑप्शन है ITR 3 में। ठीक, और एक ऑप्शन है सेक्शन 44 AD का, और एक ऑप्शन है कि जिसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, नॉर्मल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं आप ITR 3 में। यानी ITR 3 में आपके पास 3 ऑप्शन है, नॉर्मल रिटर्न का है, सेक्शन 44 AD का है और नो बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑप्शन है। तीनों में से कोई भी चीज को चूज करते हुए आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं जो आपके केस में एप्लीकेबल हो। ठीक है, ITR 4 सिर्फ सेक्शन 44 AD के लिए। तो अब आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा, जो पहले भी मैंने बोला कि नॉर्मल रिटर्न हम क्यों नहीं फाइल करें, हम सेक्शन 44 AD को क्यों लें। अगर मानकर चलिए मुझे प्रॉफिट कम दिखानी है, सपोज कीजिए कई लोगों के 8% प्रॉफिट नहीं है या 6% भी नहीं है, उससे कम है, तो अगर हमें कम दिखानी है तो हम ITR 3 में नॉर्मल रिटर्न क्यों नहीं फाइल करें। आप बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि आपके ऊपर 1 करोड़ तक की टर्नओवर तक तो कोई ऑडिट नहीं लगेगा। अगर आप ITR 3 फॉर्म चूज करते हैं, नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं ITR 3 में, तो वहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। पहला तो आपके साथ एक ये झमेला आ जाएगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए, मानकर चलिए आप मेंटेन करते हैं। अब यहां पर दूसरा झमेला आपके पास ये आ जाएगा कि आपको 1 करोड़ तक की टर्नओवर तक कोई ऑडिट नहीं कराना है, लेकिन जैसे 1 करोड़ की टर्नओवर एक्सीड होगी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अब यहां पर ऑडिट का भी झमेला आपके पास आ जाएगा। 1 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है, वहां पर आप 2% प्रॉफिट दिखाइए, 5% दिखाइए, 3% दिखाइए, 20% दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ से नीचे की टर्नओवर पर। लेकिन जैसे ही 1 करोड़ की ऊपर टर्नओवर जाती है तो आपके ऊपर सेक्शन 44 AB में ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। प्रॉफिट आप जो भी दिखाइए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। तो बहुत से लोग इसीलिए इस सेक्शन से बचते हैं, सेक्शन 44 AB से। अगर आप ITR 3 में नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं तो पहला दिक्कत क्या आएगा आपके केस में, अकाउंट्स मेंटेन करने का। मान लीजिए आप इस चीज से नहीं डरते हैं। दूसरा है ऑडिट, 1 करोड़ से जैसे टर्नओवर एक्सीड होगी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि यहाँ पर टर्नओवर 10 करोड़ भी तो है, वो भी टर्नओवर है। वो किस केस में है कि आप जितना सेल वगैरह करते हैं, जो भी आपकी टर्नओवर है, उसमें 5% जो आप पेमेंट करते हैं, टर्नओवर की 5% जो पेमेंट करते हैं या उससे कम, और टर्नओवर की 5% जो आप रिसीट करते हैं या उससे कम, ये आप कैश में करते हो, बाकी डिजिटली करते हो। यानी 95% जो आपकी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो पेमेंट है या रिसीट है, वो आपकी डिजिटली होती हो, बैंक वगैरह के थ्रू होती हो, कैश में नहीं होती हो। 5% या उससे कम जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी कैश में होती हो, तब आपके लिए टर्नओवर 10 करोड़ की हो जाएगी। अदरवाइज आपके लिए जो ऑडिट है वो मैंडेटरी हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं इंडिविजुअल वगैरह के लिए बता रहा हूं, बाकियों के लिए नहीं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है मोस्टली बिजनेस के अंदर कि वो लोग मतलब सारी ट्रांजैक्शन डिजिटली करें। तो नॉर्मली यही माना जाता है कि 1 करोड़ की टर्नओवर है और अगर आप ITR 3 को नॉर्मली फाइल करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, और 1 करोड़ के ऊपर जैसे ही टर्नओवर जाएगी तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। इसीलिए कई लोग सेक्शन 44 AD को चूज करते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि यहां पर टर्नओवर की लिमिट आपको क्या मिलती है, 2 करोड़ की मिलती है। सबसे पहली बात, 2 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट मिलती है। दूसरा, यहां पर सीधा 8 या 6% प्रॉफिट दिखाइए, नो बुक्स ऑफ अकाउंट, आप रिटर्न फाइल कीजिए। मतलब ज्यादा घिच नहीं करना है, अपनी रिटर्न फाइल करनी आराम से। तो जो लोग अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करते हैं, तो वो लोग अगर बर्डन नहीं लेना चाहते हैं ज्यादा, तो उस केस में बहुत से लोग इस सेक्शन में ही जाते हैं, सेक्शन 44 AD में, और अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। यहां पर एक टर्नओवर की लिमिट और भी है सेक्शन 44 AD में, 3 करोड़ की। जैसे 2 करोड़ बताया ना, 3 करोड़ की भी है। लेकिन फिर यहां पर भी वही केस एप्लीकेबल हो जाएगा 3 करोड़ के केस में कि 5% से ज्यादा जो भी टर्नओवर है वो कैश में नहीं होना चाहिए आपकी ट्रांजैक्शन। 95% आपकी डिजिटली होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, तो ही आप सेक्शन 44 AD में 3 करोड़ की टर्नओवर को भी ले पाएंगे। यानी अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, 3 करोड़ के अंदर है, और आप टर्नओवर का 95% डिजिटली करते हैं, तो आप सेक्शन 44 AD तब भी ले सकते हैं, और आप ITR 4 या 3 भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज तो हो गई कि सेक्शन 44 AD की क्या बेनिफिट है, कौन सा फॉर्म चूज करना है, किस समय कौन से फॉर्म में आपको जाना है, सारी चीजें मैंने समझा दी। अब आइए
सेक्शन 44 एडी अगर आप एक बार ले लेते हैं, मान लीजिए किसी भी बार आपने सेक्शन 44 एडी में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, अब इसकी जो डिसएडवांटेज है वो समझ लीजिए। एक बार अगर आपने सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट इन कर लिया तो आप इससे 5 साल तक ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं, 5 साल तक आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आपने इससे बाहर निकलने की कोशिश करने का मतलब कुछ ऐसी इनकम हो गई जो सेक्शन 44 एडी के अंदर नहीं आती है, जिसके कारण आपको उससे बाहर निकलना पड़ा, या आप जानबूझकर बाहर निकल गए, या आपको अब प्रॉफिट कम दिखानी है, 8% 6% नहीं दिखानी है, उससे भी कम दिखानी है, 3% 2% 4% 5% दिखानी है, तो उस केस में क्या केस बताया, या तो आपको प्रॉफिट कम दिखानी है 8 या 6% से, या आपको क्या कहते हैं कोई ऐसा इनकम हो गया जो सेक्शन 44 एडी में नहीं आता है, जैसे कमीशन और ब्रोकरेज का इनकम नहीं आता है सेक्शन 44 एडी में। और इसके अलावा मैंने क्या बोला कि आप खुद से बाहर निकल गए, टर्नओवर एक्सीड हो गई, या किसी और रीजन से आप बाहर निकल गए सेक्शन 44 एडी से, तो उस केस में क्या है कि अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि आप ITR 3 फाइल करेंगे, ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन कि अब आपके लिए 5 साल तक सेक्शन 44 एडी में आप नहीं आ सकते हैं। चौथी कंडीशन कि अब आपको 5 साल तक अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। यही इस सेक्शन के साथ एक दिक्कत है कि एक बार आप इससे बाहर हुए तो 5 साल तक ऑडिट भी कराना होगा, और आप इस ऑप्शन में वापस नहीं आ पाएंगे, यानी इस स्कीम में आप वापस नहीं आ पाएंगे। इसीलिए बहुत से लोग इसे चूज करने से पहले बहुत बार सोचते हैं कि हमें जो इस ऑप्शन को एक बार हम चूज करेंगे तो हमें किस तरीके से काम करना है। हमें क्या करना है कि कोई भी ऐसी इनकम ना हो या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जिससे हम इस सेक्शन से बाहर हो जाएं, और हमें हमेशा प्रॉफिट 6-8% दिखानी है। अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप सेक्शन 44 एडी को ना लें, ये मेरी सजेशन है। तो आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको सेक्शन 44 एडी की जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है पूरी बताने की कोशिश की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।